Okay, good evening to all. Today is our fourth lecture where we are going to deal with the basic concept of exercise physiology, in which the researcher are totally dominated in that area for enhancing the sports performance. Where this is the basic introduction of physiology of human and physiology of exercises, where more the main thing is response and adaptation of organism to workload इज डोमिनेंट। यानी कि अगर हम देखें कि कोई भी रिस्पॉन्स है, बॉडी का रिस्पॉन्स है, और उस रिस्पॉन्स के साथ साथ हमारी बॉडी के ऊपर एक एडाप्टेशन होती है, ठीक है, पर्टिकुलर लोड का, ठीक है। तो वेयर रेस्पॉन्स क्या कह रहे हैं कि रेस्पॉन्स इज एन इमीडिएट रिएक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ऑर्गन टू वर्कलोड, वेयर जैसे कि इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड इट डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द वर्कलोड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं हम, वो किस पे फोकस कर रहे हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, ओनली एंड ओनली रेस्पॉन्स एंड एडाप्टेशन, ठीक है। तो रेस्पॉन्स के बेस पर हमारी बॉडी पर क्या एडाप्टेशन हो रही है, दोज पर्टिकुलर एरियाज आर टू बी स्टडीड एंड रिसर्च, ठीक है। वहीं पे हमें पढ़ना होता है और उसी में ही हमें रिसर्च करनी होती है, ठीक है। तो एक रेस्पॉन्स हो गया, रेस्पॉन्स के बाद हमारे पास क्या है कि जैसे कि यहाँ पर देन आफ्टर एडाप्टेशन है, विजिबल टू ऑल, दिख रहा है ना सभी लोग को? Yes, sir. है ना। सो एडाप्टेशन क्या कह रहा है? एडाप्टेशन इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स organ to adapt both functionally and morphologically to the respective for the long term influences, ठीक है। तो जैसे कि ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंसेस, हमारे पास क्या है, वर्कलोड है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो भी फंक्शनली और मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि फंक्शन, मॉर्फोलॉजी मीन्स स्ट्रक्चर वाइज, बॉडी के स्ट्रक्चर में जो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग से इंड्यूस्ड, और फंक्शन से रिलेटेड जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऐसे, अब वो कौन से फंक्शन है ये भी हमें बताना चाहिए कि हम रिसर्च का एरिया कौन सा है और स्टडी का एरिया कौन सा है, और कहाँ पर हमारे लूप होल्स हैं और कहाँ पर हम परफॉर्मेंस को और अच्छी तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स हैं हमारे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के, जैसे कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स, वेदर द एक्सटर्नल एंड, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं। तो एक्सटर्नल में हमारे पास क्या है, टेक्निक, टैक्टिक, environment and sports equipment. These are the external key indicators where the performance is goes highly or go decrement, मतलब जो भी आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस का जो लेवल है उसको करने के लिए हमारे पास ये एक्सटर्नल, एंड देन इंटरनल फैक्टर क्या है हमारे पास, वन इज अ फिजियोलॉजिकल एंड सोमैटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड साइके, ठीक है, ये इंटरनली, ठीक है। तो अब इन दोनों में लड़ाई करना है हमको, ठीक है, कि रिसर्च का एरिया में हमारे पास कुछ इंटरनल फैक्टर हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं, दीज आर द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। नाउ टेक्निक, सोमैटिक फैक्टर, मोटर एबिलिटीज, साइके एंड टैक्टिक्स, ठीक है। तो सारा जो कुछ हो रहा है हमारा रिसर्च का एरिया वो इन्हीं पर ही बेस्ड है, इन्हीं से रिलेटेड हम सारे रिसर्चेस कर रहे हैं, क्योंकि इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन वी आर ओनली एंड ओनली गो विद द परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, ठीक है, कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं हम एक एथलीट की, एक स्पोर्ट्स पर्सन की, ठीक है। बाकी इन जनरल हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसके हेल्थ स्टेटस को कैसे और मेंटेन कर सकते हैं अदर देन द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये फैक्टर है हमारे पास, ठीक है। So with all those, ठीक है, then after we will go to the next factor जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अहम का है, जैसे कि अब जब ये सारे फैक्टर होंगे तो वर्कलोड होगा, यानी कि स्ट्रेस होगा, तो वर्कलोड होगा इसके उसके ऊपर मसल अंडर वर्कलोड, ठीक है। देन आफ्टर, अभी हम आपको जस्ट एक बेसिक सा सिर्फ कीवर्ड दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। नंबर 1 जैसे कि मसल अंडर वर्कलोड, नंबर 3 है, इसके बाद नंबर 4 हमारे पास है कि हम इस एरिया को भी मिलाते हैं जैसे कि एनर्जी कवरेज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन
ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन सा एनर्जी, किस टाइप की एनर्जी पाथवेज वी आर यूजिंग इट. ओके, देन आफ्टर नर्वस कंट्रोल ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. ऑल दोज फंक्शन, जितने भी ये फंक्शन है वो सब कहाँ से कंट्रोल्ड है? दे आर टोटली कंट्रोल्ड वाया योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, देन आफ्टर हार्मोनल कंट्रोल. ठीक है, तो व्हाट आर द बेसिक इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन रेगुलेशन एंड हार्मोन, जो भी हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं और एक्सक्रीट हो रहे हैं. ठीक है, तो उनके ऊपर क्या डिपेंड हो रहा है? हमारे फंक्शंस के साथ साथ हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर पर. ठीक है, देन आफ्टर एनर्जी आउटपुट, कि हाउ मच एनर्जी वी आर यूजिंग इट, कितना यूज कर रहे हैं, कितना यूटिलाइज कर रहे हैं और कितना उसको कंजर्व कर रहे हैं और कितनी हमें रिक्वायरमेंट है और कितना हमको एक्सेस ले रहे हैं. ठीक है, तो वहां पर एनर्जी आउटपुट की जरूरत है, यानी कि पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए कितना हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है और कितनी एनर्जी हमें सेव करनी है. ठीक है, देन आफ्टर सर्कुलेटरी सिस्टम, द होल circulatory system which carries blood, oxygen, food, nutrient, hormonal, all those things. Then after respiratory system, the oxygen and the removal of oxygen and inhalation of oxygen and removal of कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो यानी कि जो भी सारा एनर्जी जो मेटाबोलाइज हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट एरिया. देन आफ्टर है हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल एडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वर्कलोड. यानी कि मॉर्फोलॉजी इज स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर यानी कि फिजिक. ठीक है, एंड फंक्शनल एडाप्टेशन, स्ट्रक्चर और बॉडी के क्या फंक्शन हैं टू रिलेटेड टू वर्कलोड. देन आफ्टर एक्सरसाइज अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस. अब जब ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं तो ये चीज हम क्यों छोड़ दें? तो वो एक्सरसाइजेस यानी कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट रीजन्स में पार्टिसिपेशन करने जाएंगे जहां पर उनको डिफरेंट टेम्परेचर्स की कंडीशंस में जाना पड़ेगा. तो हमें इस एरिया को भी इंक्लूड करना पड़ता है अपने रिसर्चेस में. ठीक है, देन आफ्टर response and adaptation of an organism to exercise in condition at altitude. environment के चेंज के साथ साथ altitude के चेंज के साथ. ठीक है, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोजिशन, ये सारे चीजें देख लिया. उसके बाद हम एक फैक्टर हमारे पास छूटता है, दैट इज कि हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ में फंक्शन कैसे हैं, यानी कि किस टाइप की पर्टिकुलर बॉडी को पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए फिट माना गया है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि अगर कोई लो हाइट का आदमी है और हाई हैवी है तो उसको हम एथलेटिक्स में डाल देंगे, या एथलेटिक्स का आदमी या जो जूडो वगैरह कर रहा है, जो रेसलिंग वगैरह कर रहे हैं यानी कॉम्पिटिटिव गेम के हैं, उनको हम किसी और. तो ये हमारा उनके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर से हम देखकर पता कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि बहुत सारे इसमें कंपोनेंट होते हैं, वो भी बात करेंगे उस पर. ठीक है, देन आफ्टर एज एंड सेक्स एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि ओनली एंड ओनली इस दुनिया में मेल ही नहीं है, फीमेल भी हैं, और अकॉर्डिंग टू एज स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस चेंज होती है. ठीक है, चेंज होती है और वेरिएट होती है बहुत ज़्यादा. देन आफ्टर कुछ हमारे बेसिक स्ट्रेस टेस्ट है कि कहाँ पर हमको किस पे कितना लोड देना है और उससे क्या आउटपुट हमको मिलेगा. ठीक है, ठीक है, अभी हम आपको फिर यहाँ पर हमारे पास ये इतना पढ़ना है. पढ़ने के बाद पढ़ना क्या है, ये सारे दीज ऑल आर द पैरामीटर्स, मतलब की पैरामीटर्स वेयर द रिसर्च इज गोइंग टू बी टेकन. ठीक है, यानी कि जब आप कोई भी रिसर्च करोगे तो इन पैरामीटर को आप जरूर से जरूर इन्वॉल्व करिए, चाहे वो आप ट्रेनिंग में कर रहे हो, चाहे आप फिजियोलॉजी में कर रहे हो, चाहे आप साइकोलॉजी को लेकर कर रहे हो, यानी कि हर एक पैरामीटर को आपको यहाँ से उठाना है. ठीक है ना, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरह से कहाँ पर क्या फंक्शन हो रहा है
ये हमें सिर्फ चेक करना है, एसेस करना है, मॉनिटर करना है, ये सारी चीज़ें है ना। तो सबसे पहले हम कुछ आपको एक्सपेरिमेंट आज शो करेंगे कि कैसे कैसे हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे पास, यानी कि अब प्रैक्टिकल के लैब में हम देखते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग अभी हम जस्ट थोड़े से कुछ वीडियोज़ हैं बेसिक, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियोज़ पे हम जाते हैं जहाँ पर कुछ बेसिक टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे। तो प्लीज़ हैव अ लुक। My name is Ed Martinez. I'm an instructor here in the exercise science program, as well as a laboratory coordinator for the Human Performance Laboratory. The University of South Florida provides fitness and performance assessments for individuals interested in gathering data to inform their training programs, as well as optimizing their performance. The Human Performance Lab features state-of-the-art equipment with highly skilled trained technicians that can provide valid and reliable testing for body composition assessments, metabolic rate testing, as well as aerobic and fitness assessments, and even mental performance testing. The Human Performance Lab services the USF community, which includes students, faculty, staff, alumni, as well as members of the greater Tampa Bay area, and we even accommodate the occasional requests from individuals out of state that wish to visit the lab for performance testing. At USF, the way that we measure body composition, which is essentially how much of your body is made up of fat tissue and then how much of it is fat-free mass, so that's everything from your bones to your muscles, your blood, your tissues, etc. We use a couple different methods, and the first is with a scaphoid caliper. So it's a little pinching device. We measure on 7 sites of the body, and then we do a second round of those measurements, but with an ultrasound device. So that ultrasound one actually measures the distance between your skin and where it kind of bounces off that first layer of tissue. So we have a machine called an in-body machine, and what that is, it measures how much water you have in your body. And the reason that that's important is because when we test your body composition, we want to know how much muscle you have and how much fat you have. But also, your body has a lot of water in it, and that water content can change over time. So if we can also measure how much water you have, it gives us a more accurate assessment of your total body composition. RMR is a simple, non-invasive test that measures how much an individual, how many calories an individual spends at rest by determining the composition of their breath. So how much oxygen that person is consuming and how much CO2 or carbon dioxide that person is expiring. By determining the rate of oxygen consumption, we can determine that individual's resting energy expenditure. A VO2 max test, what that is testing an athlete's capacity to utilize oxygen to perform work. So what we do with the VO2 max testing is we put them either on a treadmill or on a bike and hook them up to a mask which is connected to an analyzer. We can see how much oxygen they're consuming, how much CO2 they're producing in order to gauge their work capacity for different exercise. One of the reasons that I think it's so valuable for people to get to do the tests that we have is to find out where you are now. And if you get that information of where your physiology is at this point in time, then if you make changes to your diet or your training, you can determine if the things that you're doing are allowing you to make progress. Into this video many at least 5 tests are tested. Okay, so some more tests are also here. So first we will go with the VO2 max test. For those who underline while reading. It's going in VO2 max test. Struggle reading on the web. My name is Jordan Barnett. I am the lab supervisor for the Then try out Learner, web annotation tool loved by Exercise Physiology Teaching Lab. The test we're going to be running today is called a VO2 max test. Essentially what that is we're determining the body's ability to consume and utilize oxygen. The typical way we do that is to use either a treadmill or a bike and run an incremental exercise test, where essentially we increase the exercise intensity until the subject can no longer continue. We're going to
outfit the subject with a special apparatus that allows the subject to breathe room air, and that expired air is funneled towards the computer, which allows us to make some calculations. Why we do this test, or what does the student get from it? Essentially, we're doing this, one, to explore the physiological mechanisms that underlie the body's response to exercise intensity. And two, we can use the results of this test to better individualize the training prescriptions for groups like elite level athletes. Students do set up these tests under the supervision of a qualified professional. The test is largely administered by the student. Hi, my name is Kimberly Gandler. I'm a sport biomechanist here at the Memorial Hermann Ironman Sports Medicine Institute. The VO2 max test is a test to determine your body's maximal consumption of oxygen and the efficiency of your muscles. To do this test, our goal is to get you to max exercise to determine your heart rate max, your VO2 max, and an estimated lactate threshold. During the test, we're measuring oxygen consumption and CO2 production to determine all of these values. And from that, you can help set your heart rate training zones. The best way to use this is as a change over time measure to determine how your workout plan is going, if you're getting better, whether that's running, CrossFit, any sort of cardio-based exercise. The protocol for this test is we choose a speed where you're comfortable but not too comfortable, and every minute we're going to increase the incline on the treadmill. Our goal is to max you out in about 10 minutes so that you're not running at too high of an incline and your oxygen consumption gets to that full max along with your heart rate max. During the test, we're graphing the heart rate, so your body's response to the increases in exercise intensity, along with your VO2 relative to your body weight, and the liters per minute, your ventilation during the test. Here we're measuring a variety of variables. The graphs here are showing the heart rate throughout the test, and then this is the VO2, so your oxygen consumption relative to your body weight, and then your ventilation, so how many liters of oxygen and airflow you're moving per minute. I'm Kimberly Gandler. Thanks for watching. This is the test of fitness testing, lactate threshold testing. Okay. One of our most popular services is the maximal fitness test or max VO2 test. The purpose of this test is we're going to look to see your maximal rate of oxygen use, and that tells us a lot about your fitness level. Now, a person can perform this either on a bicycle or a treadmill, and these lead wires are going to start sending all the information to this computer. So over the nose, under the chin. And what is involved is having a participant come and exercise on either of these two pieces of equipment to a rate as hard as they possibly can. Step on the belt when you're ready. Our goal is to try and stress the muscles to reach that fastest possible rate of metabolism that it can reach. And what's involved in the test includes a consistent blood pressure measurement, a full workup on electrocardiogram so we can take a look at your heart activity and see how it's performing throughout the various stages of the exercise. We also look at the metabolic rate at each of the different stages so that we can watch a progression of how well your muscles are metabolizing and preparing energy for you to do the exercise. If we're interested in looking at the lactate responses during exercise, that's also very important. Lactate is a chemical produced by the muscle as exercise intensity gets higher and higher. At the end, we hope that you will ultimately reach your max rate of oxygen consumption or max VO2. From that information, we can find out what your fitness is and what are possible ways you can actually move forward to increase your fitness. And this looks like actually a beautiful response because it shows very clearly here your normal rate of breathing suddenly changes. This aerobic fitness test can be of value to persons of all ages. In young individuals who are fit and want to know what their maximal capacity is, this is appropriate. For those individuals who are preparing to start an exercise program and want to know safety levels of being able to do that,
This is one of those tests that can help identify heart-related issues and also look to see how well you're performing metabolically. So with all that lactate, blood lactate and heart heart rate and skin fold and other, there the electromyography also come where the muscle stimulation of muscle electrical impulses are studying. So one experiment is also here. For an exercise, the forces necessary to run, cycle, throw, hit, jump and kick are all generated by contraction of skeletal muscle. But how does the human body bring about these contractions? All begin as electrical activity in the nervous system. Tiny electrical impulses, which carry the message to contract, are transmitted along motor nerves towards the muscle. When a nerve impulse arrives at a nerve ending, this message is passed on, and electrical activity then spreads across the muscle fibers. It is this excitation which tells the muscle to contract. A nerve impulse causes a synchronous contraction in a number, sometimes thousands of muscle fibers. Together, a motor nerve and all of the fibers it controls is termed a motor unit, with each muscle having many motor units, all firing multiple times per second. As sport and exercise scientists, we may be interested in measuring this activity, and this can be done using a technique known as electromyography, or EMG. EMG can be recorded by inserting electrodes into the muscle, or alternatively, using electrodes placed on the surface of the skin, which listen in. One is usually called the reference electrodes. It's called this because the muscle activity is measured with reference to the activity here. Therefore, it doesn't want to be placed on a muscle, but over a bony landmark, such as the wrist. The other two electrodes are placed over the belly of the muscle, in line with the muscle fibre. The electrodes and wires are now in place to record from Paul's biceps muscle. However, there are other sources of electrical noise all around us. Power lines in the walls and ceilings, fluorescent lights, and other pieces of electrical equipment all give out an electrical signal. Whatever the source of this noise, it's also picked up by our electrodes. However, this problem can be overcome by using differential recording. Suppose Paul and I went to a football match with the aim of recording the crowd. If I sat in one area of the stadium and Paul in another, the sound of the crowd in the area immediately surrounding us would be slightly different. But other noises, such as the public address system, the referee's whistle, or even a plane flying overhead, will be heard simultaneously by both of us. Therefore, by taking the differential, that is, by subtracting what I hear from what Paul hears, we'll be able to eliminate these common sources of sound. This can also be applied to EMG. As electrical noise is simultaneously picked up by both electrodes, it can be cancelled by looking at the differential. However, as the two electrodes pick up slightly different versions of muscle activity, this is not removed. This process is carried out by the amplifier, which also amplifies and filters the signal, before passing it on to the data acquisition card, which digitizes the signal for it to be stored on the computer. Here on the screen, I'm showing Paul's biceps EMG. At the moment, the line is flat, and that shows that his arm is relaxed and no motor units are firing. However, as soon as Paul makes a movement with his arm, you can see that an EMG trace appears. This shows that motor units are firing in order to generate that force. Now, if Paul holds a small weight and repeats the same action, the EMG amplitude is larger, indicating that more motor units are firing. And if we replace that weight with an even bigger weight, the EMG trace is larger still. Remember, this shows motor units firing and the electrical activity is spreading across the muscle. So here, more motor units are being recruited in order to generate the extra force. EMG data is usually processed by firstly rectifying the raw data. This involves taking the absolute value of the data points and can be seen on the middle graph, where all of the data is above zero. Filtering is also often used to smooth the signal. As shown in the lower graph, the data now appears as a smoother line, which more closely reflects the force generated by the muscle. In sport and exercise, it is common to use EMG to identify precisely when a specific muscle is activated during a particular movement. For example, here we are recording muscle activity from the vastus lateralis and tibialis anterior muscles as Amy is cycling.
In this case, the EMG shows that the vastus lateralis is active during the downward phase of the pedal cycle in order to extend the leg and push down the pedal. The tibialis anterior is silent most of the time, except when it is used for ankle dorsiflexion, bringing the crank back to the top of the pedal cycle. Sports scientists may also use EMG to measure muscle fatigue. If Paul holds a weight for a prolonged period of time, the EMG is initially stable, but then increases as he fatigues. He needs to recruit more and more motor units to maintain that force. This is just one way in which EMG changes during fatigue. But EMG has many other potential uses. In a clinical setting, it is used for gait analysis and the diagnosis of neuromuscular disorders. In my own research, I've used it to study the muscle activity evoked by reflexes. And the most cutting-edge developments even allow an EMG signal to control a prosthetic limb. Whatever the exact application, the assessment of muscle activity using electromyography is clearly a very powerful technique in the world of sports, exercise and health. Hi everyone, Dr. ओके सो आई होप कि थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पर हमारे कुछ जो मतलब अभी आपने कुछ पैरामीटर्स की बात करी थी, ठीक है, उन पैरामीटर्स को लेकर आज जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है वो बहुत एडवांस लेवल पर पहुँच गई है, ठीक है। तो अभी देखिए कि EMG जैसे कि पहले हमारा हार्ट रेट रिकॉर्डिंग होती थी कि एट द पर्टिकुलर वर्कलोड हमारा हार्ट रेट कैसे राइज कर रहा है। हार्ट रेट के साथ साथ उन्होंने VO2 मैक्स यानी कि हार्ट रेट तो राइज कर रहा है पर VO2 मैक्स यानी कि ऑक्सीजन कंजप्शन भी कितना साथ साथ में हो रहा है। ऑक्सीजन कंजप्शन के साथ साथ फिर उन्होंने कहा कि एनर्जी एक्सपेंडिचर बॉडी कितना कर रही है एट द पर्टिकुलर सेम टाइम, और सेम टाइम में पर्टिकुलर मसल को भी उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया वाया EMG, ठीक है। EMG, ECG, VO2, ब्लड लैक्टेट और आपका टेम्परेचर और मतलब ये सारी चीजें उन्होंने इन्वॉल्व करके पूरा मतलब जो भी बॉडी के फंक्शंस हैं उनको स्टडी कर रहे हैं इन ऑल लेवल्स। जितने भी हमने यहाँ पर 14-15 जो सारी चीज़ें देखी हैं उसको, ठीक है। तो हम लोग पीछे से ही स्टार्ट करेंगे। सो इन द स्ट्रेस टेस्ट यानी कि ये सारे जितने भी टेस्ट हुए हैं ऑल दे आर कॉल्ड स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। जहाँ पर क्या किया गया है कि बॉडी को एक स्ट्रेस यानी कि चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, हर तरीके का स्ट्रेस दिया गया है। तो स्ट्रेस में जैसे कि कुछ टेस्ट हैं हमारे पास, देयर इज एन यानी कि देखिए क्या कहते हैं, स्ट्रेस टेस्ट आर यूज्ड टू असेस द फिटनेस इन एथलीट और टू डायग्नोज फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। सो इन एन एथलीट विल यूजुअली अंडरगो दीज टेस्ट इन स्पेशलाइज्ड टेस्ट मेजरिंग लेबोरेटरीज के ऑप्शन आपने उन्होंने किए, ठीक है। तो ऐसे एडवांस लेबोरेटरीज तो हमारे पास अभी अवेलेबल हैं पर कुछ ही प्लेसेस पे, जैसे कि एम्स में है, ठीक है, साई के सारे सेंटर्स में है, और कुछ बेसिक जहाँ पर जैसे कार्डियोलॉजी में है तो कार्डियोलॉजी से जो स्ट्रेस टेस्ट होते हैं वो वहाँ पर मिल जाएगा आपको, मतलब मिलेंगे मेडिकल कॉलेजेस में मिलेंगे अभी, और कुछ स्पोर्ट्स के फील्ड्स में मिल जाएंगे, लेकिन बाहर दूसरी जगह पर तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब ये लेवल जितने भी टेस्ट हैं तो कुछ टेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, फील्ड टेस्ट भी कर सकते हैं और इन फील्ड भी कर सकते हैं सेम टेस्ट को, और सेम टेस्ट को हम लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास इनको कहते हैं इन्वेसिव टेस्ट एंड नॉन इन्वेसिव टेस्ट, ठीक है, वाया यूजिंग टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट और वी कैन असेस सेम टेस्ट वाया ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मीन्स। यानी कि अगर हमने देखा कि किसी ने लेबोरेटरी से कुछ जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं उनसे ही हमने कुछ प्रेडिक्शन की इक्वेशंस बना ली, प्रेडिक्शन इक्वेशन बना ली, तो उन्हीं प्रेडिक्शन इक्वेशन के बेस पर हम अपना कुछ बेसिक, जैसे कि हम देखते हैं कि VO2 मैक्स निकालने के लिए अगर हम देखें कि प्रेडिक्शन इक्वेशन भी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, करके। तो इसमें क्या क्या हमारे पास है कि इक्विपमेंट ऑफ स्ट्रेस टेस्ट मेजरिंग लेबोरेटरी में आता है एर्गोमीटर्स, यानी कि अगर हमारे पास एर्गोमीटर्स हैं तो एर्गोमीटर लाइक ट्रेडमिल, बाइसिकल एर्गोमीटर, रोइंग एर्गोमीटर, यानी कि दिस इज द कैटेगरी ऑफ एर्गोमीटर जहां पर वर्क एंड एनर्जी को के बैलेंस को चेक करते हैं, ठीक है। देन डिवाइस टू मेजर सर्कुलेशन पैरामीटर जैसे कि स्पोर्ट्स टेस्टर, ECG, प्रेशर मीटर्स, ठीक है। देन आफ्टर डिवाइस टू मेजर वेंटिलेशन पैरामीटर, स्पायरोमीटर, गैस एनालाइजर, यानी कि जहां पर हम VO2 मैक्स को टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। देन डायनोमीटर,
Dynamometer are used for strength. ठीक है. बायोकेमिकल ब्लड एनालाइजर यानी कि ब्लड लैक्टेट, ब्लड ग्लूकोज एंड अदर लाइक कैलोरीमीटर. ठीक है. और भी ऐसे कई सारी चीजें हैं हमारे पास जो हम यूज करते आ रहे हैं कंटिन्यूअस. ठीक है. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेस प्रोटोकॉल. ठीक है. तो अब हम इन्हीं टेस्ट को किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेस प्रोटोकॉल में बिफोर अ स्ट्रेस टेस्ट is taken, it is necessary to choose the right stress protocol. अब कोई भी टेस्ट है तो उसका प्रोटोकॉल अवेलेबल है. हम ये नहीं है कि किसी का प्रोटोकॉल किसी में भी लगा देंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे. रिजल्ट तो मिलेगा पर वो रिजल्ट उस तरह के नहीं मिलेंगे जिस तरह के आपको चाहिए. ठीक है. जैसे कि सिंगल ग्रेडेड स्ट्रेस टेस्ट है इन ए होल कंटिन्यूम. ठीक है. देन ग्रेडेड स्ट्रेस टेस्ट, ग्रेडेड टेस्ट विद पॉज देखिए हम टेस्ट कर सकते हैं, रैम्प, कॉन्टिन्यूअल एंड कंबाइंड. ठीक है. तो ये प्रोटोकॉल्स हैं. इस तरह की प्रोटोकॉल हमें फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि इस तरह की ये क्या है, दीज आर द सिचुएशन, गेम सिचुएशन है ना. हमारे एथलीट जो होगा वो इन्हीं सिचुएशंस में ही परफॉर्म कर रहा है, फील्ड में कर रहा है कि नहीं. जैसे कि सिंगल ग्रेडेड टेस्ट यानी कि वन गो में जाना है उसको. तो वन गो में जाने के लिए यानी कौन से जो लोग होते हैं जो वन गो में जाते हैं, जैसे कि हमारे पास शॉर्ट पुटर्स, जेवलिन थ्रोवर्स. ठीक है. यानी कि वन गो में बस एक ही काम करना है. तो उनके लिए हमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, जैसे फुटबॉलर्स हैं तो ये कैसे हैं, कैसे जाएंगे हमारे ग्रेडेड टेस्ट विद पॉज. इनमें उनको थोड़ा सा जाने के बाद थोड़ा सा पॉज मिल जाता है. दौड़ने वाला भी आपका सिंगल ग्रेड टेस्ट में जाएगा 100 मीटर है ना. तो इस तरह से यानी कि एज पर द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी ये टेस्ट का प्रोटोकॉल बनाया गया है. ठीक है. तो सेकंड वाला ग्रेडेड स्ट्रेस टेस्ट में आएगा. ग्रेडेड स्ट्रेस टेस्ट यानी ग्रेडेड यानी ग्रेड करके, यानी कि जैसे कि 1500 मीटर है, 3000 है. तो इसमें क्या है कि अगर हम जाएंगे तो क्या होगा कि हमें कुछ एक कंटिन्यूम मेंटेन करना पड़ेगा. यानी कि हम पावर ज्यादा लगाएंगे या कम लगाएंगे या एक सीक्वेंस में जाएंगे. ठीक है. तो ये ग्रेडेड टेस्ट हुए. ठीक है. तो रैम्प है, रैम्प इसलिए ये सारे टेस्ट और मतलब ये सारे टेस्ट एक तो पर्टिकुलर सिनारियो को भी दिखाते हैं और साथ में हम इनको अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के साथ साथ चेक करो, मतलब इनको दे के परफॉर्मेंस को बूस्टअप भी करते रहते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास है जैसे कि रैम्प है, कंटिन्यूअस है एंड ग्रेडेड है, सिंगल ग्रेड है, ग्रेडेड विद ब्रेक्स एंड कंबाइंड है. ठीक है. तो these are the protocol which were used by the exercise physiologists to test stress and work loads. Okay. In the same way there are the two type of मतलब इनमें ही दो टेस्ट और हैं, यानी कि जो सारे टेस्ट होंगे वो one is anaerobically performed and other is non aerobically performed. ठीक है. तो एनारोबिक टेस्ट कौन कौन से आते हैं हमारे पास, जैसे कि यूजिंग एनारोबिक टेस्ट the level of anaerobic predisposition is like speed and strength ability. यहाँ की जहाँ पर स्पीड और स्ट्रेंथ की एबिलिटीज को चेक करना है वहां पर हमें एनारोबिक टेस्ट को लगाना है. ठीक है. द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज, अब कौन कौन से ज्यादा यूज होते हैं, वन इज अ विंगेट टेस्ट. आप लोग लिख लीजिए टेस्ट के नाम और गूगल पे यूट्यूब पे जाकर आप चेक करिएगा कि विंगेट टेस्ट किसे कहते हैं. ठीक है. और विंगेट टेस्ट के प्रोटोकॉल को देखिएगा. ठीक है. कि कैसे उसको मॉनिटर किया जाता है और कैसे उसको हैंडल किया जाता है. ठीक है. जंप एर्गोमीटर सभी लोग जाते हैं, बॉस्को टेस्ट. ठीक है. डायनोमीट्री सभी लोग जाते हैं, लेग एंड बैक एंड लेग, हैंड ग्रिप डायनोमीटर. ठीक है. स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए स्पीड के साथ. ठीक है. ये 3 टेस्ट हैं जो बेसिकली हमारे एनारोबिक टेस्ट हैं. ठीक है. देन उसके बाद हमारे पास है जंप, ये हो गया. एंड एरोबिक टेस्ट देखिए, देख लीजिए, जस्ट वेट. डायनोमीटर जिसके लिए हम यूज करते हैं. सर ये जो आपके पास है पीडीएफ नहीं मिल सकती जी, आपको ये ऑनलाइन लिंक है. ठीक है. ये लीजिए आप. ठीक है. इसको आप ये दिख रहा है आपको लिंक, इसको नोट कर लीजिए. ठीक है. एज इट इज डालेंगे आपको, एज इट इज ये सारी चीजें मिल जाएंगी शुरू से लेके आखिरी तक. ठीक है. उसके बाद फिर सर
ये हमारे पास एनारोबिक टेस्ट है, सॉरी एरोबिक टेस्ट, जिसमें कि मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक यानी कि VO2 max, ठीक है। देन आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ एनारोबिक थ्रेशोल्ड, ठीक है, रनिंग इकोनॉमी एंड द टेस्ट ऑफ फिजिकल वर्किंग कैपेसिटी 170 PWC, पावर वर्क कैपेसिटी PWC 170, ठीक है। तो अभी एक्चुअली में क्या है कि मेरे पास मेरा लैपटॉप अभी खराब हो गया था, ठीक है, तो इसलिए मेरा लैपटॉप है, इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है। अभी मैं बस इसीलिए आपको आज थोड़ा सा डिफरेंट मोड में दे गया हूँ, ठीक है, लेकिन ये लाना था मुझे थोड़ी देर में, तो आज उसको मैंने जल्दी लिया है इस क्लास को, ठीक है। तो ये सारे एरोबिक टेस्ट हैं। एरोबिक टेस्ट आप सभी लोग को अभी दिखाया एरोबिक टेस्ट कैसे हो रहे थे, ठीक है, थ्रेशोल्ड, लैक्टेट थ्रेशोल्ड, रनिंग इकोनॉमी, ठीक है, और फिजिकल वर्किंग कैपेसिटी, ठीक है, ये सारे टेस्ट हमारे एरोबिक हैं, ठीक है। देन आफ्टर एनारोबिक, ओके, ये ऑल सेम थिंग, वेंटिलेशन थ्रेशोल्ड, सर्कुलेटरी थ्रेशोल्ड, इकोनॉमी, रनिंग, PWC, सेम थिंग, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग पहुंचते हैं स्ट्रेस के बाद जाते हैं एज एंड सेक्स एस्पेक्ट, जिसमें कि डिटर्मिनेशन ऑफ, यानी कि अब जो भी टेस्ट हैं और जो भी परफॉर्मेंस आएगा, यानी कि परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास वो 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है, यानी कि एज के साथ एज एंड सेक्स, यानी कि एज एंड जेंडर के साथ देयर आर डिफरेंशिएशन, ठीक है। पर्टिकुलर एज पर पर्टिकुलर टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उस हार्मोन के रिलीज और उसके फंक्शंस डिफरेंस हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं, 2-3 बेसिक चीज़ें देखते हैं। वन इज अ प्रोपोर्शनल एज, ठीक है, एंड बायोलॉजिकल एज, सब ये डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना, कि वन इज अ प्रोपोर्शनल एज एंड बायोलॉजिकल एज। तो कि बायोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग बच्चा कहाँ पर स्टैंड कर रहा है अपनी परफॉर्मेंसेज में, चाहे वो स्ट्रेंथ में हो, चाहे एंड्योरेंस में हो, चाहे वो स्पीड में हो, ठीक है। तो अब प्रोपोर्शनल एज कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैलेंडर एज कैसे डिटरमाइन करेंगे, और बायोलॉजिकल एज कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ये आप लोग के सभी लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से, है ना। तो इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा, ये चर्चा का विषय नहीं है यहाँ पर अभी, तो ठीक है। और सेक्सुअल डिफरेंसेस में यानी कि जेंडर डिफरेंसेस, कि व्हाट बेसिक थिंग्स आर, है ना, कि कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चर वाइज मैन को वुमेन को डिफरेंट कर रही है, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद हम पीछे और मुड़ते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोजिशन, कि अब हमारी ये सारी चीज़ों में, कि अब हमारी बॉडी ठीक है, लेकिन बनी किस चीज़ से है, ठीक है, उसका बनावट के लिए हमें यानी कि राइट काइंड ऑफ फ्यूल, राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट काइंड ऑफ नर्चरिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है ना। तो उसमें क्या है हमारे पास कि बॉडी कंपोजिशन, यानी कि हमारी हाउ द बॉडी इज कंपोज, यानी कि 2 तरीके की बॉडी बनी हुई है। वन इज एन एनाटॉमिकल मॉडल, यानी कि जो अभी भी मॉडल तो 5 है एनाटॉमिकल, मतलब जो बॉडी कंपोजिशन के, देयर आर द 5 मॉडल, ठीक है। अभी जो हम देखेंगे, वन इज एन एनाटॉमिकल मॉडल एंड अदर इज केमिकल मॉडल, ठीक है। तो एनाटॉमिकल मॉडल में हमारे पास क्या है, यानी कि ये आप ये तो जानते हैं सभी लोग कि हमारी बॉडी के पास मस्कुलर, स्केलेटल, एडिपोज टिश्यूज एंड अदर इनर ऑर्गन्स आर सिचुएटेड, वेयर इन द मसल्स आर, हाँ, टोटल बॉडी का जो वेट है मसल्स का वो दैट इज 36%, एसेंशियल फैट इज 12%। अब देखिए वुमेन, अब यहाँ पर हम देखेंगे जेंडर डिफरेंसेस, क्योंकि बॉडी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जेंडर में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, यानी कि 45% मेल में स्केलेटल मसल फाउंड है, यानी कि टोटल बॉडी, और वुमेन्स में देयर इज 36, है ना। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें दीज आर द, ठीक है, एनाटॉमिकल मॉडल है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर केमिकल मॉडल में वाटर, ग्लाइकोजन, फैट स्टोरेज, प्रोटीन, मिनरल्स, ठीक है, ये कहाँ पर हम बढ़ रहे हैं, कहाँ पर बढ़ा रहे हैं, कहाँ पर लैक हो रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी हमको, जिसमें कि वाटर, जो वाटर का कंपोजिशन है बॉडी में, यानी मेल एंड फीमेल, ये सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। वाटर कंपोजिशन मेल एंड फीमेल में सेम है, यानी कि 42 kg ऑफ वाटर बॉडी का वेट है, ठीक है। ग्लाइकोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड अदर ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड एलिमेंट ऑफ
ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें डिटेक्ट कैसे करते हैं, यानी कि हमारा जो एनाटॉमिकल मॉडल है और केमिकल मॉडल है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए देयर आर द सम टूल्स एंड टेक्निक्स एंड मेथड्स, लाइक नंबर 1 अंडर वाटर वेइंग, बॉडी कंपोजिशन, आप लोग सभी नाम सुना होगा, एक्सरे यानी डेक्सा, ठीक है, प्लेथाइस्मोग्राफी, मेजरमेंट ऑफ स्किन फोल्ड, ये टूल्स टेक्निक सभी लोगों ने पढ़ी हुई, स्किन फोल्ड का मेजरमेंट टेक्निक, ठीक है। एंड बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस, ठीक है। अभी इन बॉडी की बात करी थी उन्होंने, तो जिसमें कि वाटर का परसेंटेज मेजर किया था, आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, ठीक है। तो बॉडी का स्ट्रक्चर और उसका सोमेटोटाइप, यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे, मतलब देयर इज जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना, मतलब बहुत सारे लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था बॉडी के स्ट्रक्चर को। तो अभी जो बेसिकली हीथ एंड कार्टर का क्लासिफिकेशन चलता है, ठीक है, सेल्डन्स का चलता है, ठीक है, और भी बहुत प्रेशनर्स है, उन्होंने हर कई जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उन्होंने, तो अभी क्या है कि एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टो का ही ये कॉन्सेप्ट जनरली प्रेवलेंस है स्पोर्ट्स एंड मतलब करंट में भी चल रहा है, ठीक है, यानी कि यही डोमिनेटेड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्लेयर्स कहाँ पर लिखी, दिस इज द सोमेटोग्राफ, ठीक है, कि कौन सा प्लेयर कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेल्स का डिफरेंट सोमेटोग्राफ होता है, फीमेल का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देयर इज द डॉट, रेड, ब्राउन एंड लाइट ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल के डिफरेंट प्लेयर है, यानी कि एवरेज पॉपुलेशन कहाँ पर है, द एवरेज पॉपुलेशन इज इन बिटवीन ऑफ सेंटर। पर एंड्योरेंस रनिंग, जो एंड्योरेंस प्लेयर हैं वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, दे आर लाइंग इन दिस रीजन, ओके। सो all these regions are dominated by different type of body composition, those who having, okay। so ये हो गया हमारा बॉडी कंपोजिशन से रिलेटेड। देन आफ्टर responses of and adaptation of an organism to exercise in condition to altitude, ठीक है। हम 2 पैरामीटर और लेंगे, बाकी सभी लोग सारे पैरामीटर जानते हो, ठीक है, वन इन एल्टीट्यूड एंड अदर इज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। देन आफ्टर वी विल गिव अ ब्रेक एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है, जिसमें कि अब हमें यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि रेस्पॉन्सेज एंड एडाप्टेशंस, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि आदमी के रेस्पॉन्सेज और एडाप्टेशन इन टू एक्सरसाइज इन कंडीशन एट अल्टीट्यूड, ठीक है। अल्टीट्यूड में हम क्या क्या रेस्पॉन्सेस दे रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीट्यूड को डिफाइन किया गया है और ह्यूमन के वर्कआउट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अल्टीट्यूड कैसे है हमारे पास, मीडियम अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड एंड एक्सट्रीम अल्टीट्यूड। तो एक्सट्रीम अल्टीट्यूड में तो अभी ये स्पोर्टिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो लेस ही हैं, अदर देन विंटर गेम्स को छोड़कर वो बाकी उनके पास एडाप्टेशन है। बाकी इन जनरल पॉपुलेशन जैसे जो लोग लेह लद्दाख में, तो वो पहले से एडाप्टेड है, ठीक है, क्योंकि उनका वर्कआउट है। लेकिन अगर हम यहाँ से प्लेन वाले लोग ऊपर चले जाएंगे तो हमारे फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज़ और फंक्शनल कैपेसिटीज़ में बहुत सारे डिस्टर्बेंस होंगे, ठीक है। तो वो डिस्टर्बेंस डिपेंड करेंगे कि किस टाइप के अल्टीट्यूड पर आप हो, ठीक है। तो जैसे कि सी लेवल से हम लोग देखते हैं, और अल्टीट्यूड में इस चीज में हमारे पास 4 बेसिक फैक्टर है। वन इज अल्टीट्यूड, ठीक है, अदर इज अल्टीट्यूड के साथ साथ क्या क्या इफेक्ट होता है, वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चेंज होता है एंड टेम्परेचर चेंज होता है। तो इन सारी चीज़ों को मतलब ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारी करते हैं, है ना, जब हम अल्टीट्यूड की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमेशा जहन में होनी चाहिए कि हमें इन सारी चीज़ों को अडाप्ट कर लेना है, ठीक है। फिर हाँ, बस इतना ही है यहाँ पर, है ना, कि जो बेसिक चीज़ें मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद द लास्ट इज ठीक है, लास्ट इज एक्सरसाइज अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है। अल्टीट्यूड चेंज हो गया, अब हमारा टेम्परेचर तो ये हर जगह वेरी कर रहा है, अल्टीट्यूड तो नहीं वेरी कर रहा है, लेकिन ठंडी गर्मी जाड़ा मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग खुद अपनी जगह पर भी देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वन द फैक्टर दैट इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन,
ठीक है। तो थर्मो रेगुलेशन यानी कि दैट इज कॉल्ड रेगुलेटर, टेम्परेचर रेगुलेटर। वो टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय आवर ब्रेन, ठीक है, वाया हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज करता है। पर एक्सट्रीम में क्या होगा कि उन्हीं रेस्पॉन्सेज को, यानी कि रेस्पॉन्सेज एंड एडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एक्सरसाइज इन हॉट टेम्परेचर एंड इन कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है, इन वाइंड सीजन, इन सनी डेज और इन ब्रीज डेज, ठीक है। तो ये हर जगह पर डिफ्रेंशिएशन है कि हमारी बॉडी कैसे रेगुलेट कर रही है, यानी कि अब कौन कौन से मैकेनिज्म एक्टिवेटेड होंगे हीट के अकॉर्डिंग, यानी कि इंक्रीज हीट जनरेशन में, यानी कि हमारे पास क्या होगा, स्किन वैसोडाइलेशन, ठीक है, स्वेटिंग, मोर इंटेंसिव ब्रीथिंग, ठीक है। तो हमें अडाप्टेशन, मतलब ये सारे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना है, यानी कि अगर हमें पता है कि ये होगा ही तो हमें घबराना नहीं है और उसके ऊपर और ध्यान देकर उनको ट्रेनिंग करानी है अच्छे से। फिर डिक्रीज, इंक्रीज हीट में, और फिर डिक्रीज में क्या क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपैथी एंड इनएक्टिविटी, मन नहीं करेगा। यानी गर्मियों के दिन में क्या होता है, कभी कभी नींद बहुत आती है, उबास आती है, ठीक है। और सेम इस समय भी कि अगर बॉडी अकड़ गई या थोड़ा सा शिथिल हो गई तो आपको कितना भी करा लो, अब वर्क करने का मन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि हमारे टेम्परेचर, बॉडी का जो सीनेस है, हाइपोथैलेमस, उस टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हमारे पास हैं, ठीक है। तो हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, हाँ ठीक है। अब रेस्पॉन्स एंड एडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वर्कलोड इन कोल्ड कंडीशंस, ठीक है। तो कोल्ड स्ट्रेसर इंक्लूड कोल्ड वाटर एंड कोल्ड एयर, ठंडा पानी, ठंडा एयर, ठीक है। द मैकेनिज्म एक्टिवेटेड बाय कोल्ड अकॉर्डिंग टू, यानी कि इंक्रीज इन हीट प्रोडक्शन थ्रू मसल्स, क्या होंगी, शीवर, यानी कपकपी लगेगी, ठीक है। हंगर, इंक्रीज वॉलंटरी एक्टिविटी, इनहेंस सिक्रेशन ऑफ नॉर एड्रेनलिन एंड एड्रेनलिन, ठीक है। देन डिक्रीज इन हीट लॉसेस थ्रू स्किन वैसोकंस्ट्रिक्शन, लेइंग कर्ल एंड पाइलो इरेक्शन। व्हाट इज पाइलो इरेक्शन, चलो बताएंगे, देखिए इसको क्या होता है, व्हाट इज पाइलो इरेक्शन। दिस इज द वन मोर थिंग, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, एडाप्टेशन टू कोल्ड, ठीक है। देन एडाप्टेशन टू कोल्ड में क्या क्या हमारे पास करना है कि सबसे ज्यादा हमारे पास एडाप्टेशन टू 4 फैक्टर, वन इज अ जेनेटिक, अदर इज एक्लेमेटाइजेशन, कि आप कैसे एक्लेमेटाइज हो रहे हो, यानी कि पहले से वहीं पर रह रहे हो या आप जाकर वहां पर एक्लेमेटाइज हो जाओ, एंड acclimatize according to modification response to only environmental factor or complex outsider factors such as seasonal and climatic changes, ठीक है। and the adjustment, क्या एडजस्टमेंट करो, आज जाएंगे ठंड लग रही है तो कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। सो ऑल दिस फैक्टर, मतलब ये सारे जो फैक्टर थे हमारे, जैसे कि अगर आप देखेंगे मसल अंडर वर्कलोड, एनर्जी कवरेज, नर्वस, हार्मोनल, एनर्जी और सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, मॉर्फोलॉजिकल, एक्सरसाइज अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ठीक है, एडाप्टेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर स्ट्रेसेस, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हमें इन्वॉल्व करने हैं अपने, अगर आप कर सकते हो तो यू कैन, पर हमें अगर इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम इनके ऊपर एक, मतलब जिसे कहते हैं कि अगर ये चीज हम कुछ करा रहे हैं तो ध्यान दें कि ये चीज कराने के ऊपर कोई भी स्ट्रेस करा रहे तो ये दिस इज द आउटकम, ये होना तय है, उससे हमें घबराना नहीं, यानी कि उसमें हमें सीख भी मिल रही है कि ये होने के साथ अगर किसी भी डिफरेंट तरीके की ट्रेनिंग दोगे तो डिफरेंट तरीके के रिजल्ट जरूरी है, तो उन्हीं रिजल्ट को नहीं लिख देना है, वो रिजल्ट ऑटोमेटिक पहले से ही लिखे जा चुके हैं, ठीक है। तो हमें अपनी ट्रेनिंग यानी कि अपने रिसर्च डिजाइंस को डिफरेंट तरीके से बनाने। सो थैंक यू वेरी मच। If you have any questions regarding the today's session, you can ask freely.